तो चलिए भाई, आज हम लोग शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन क्या है? तो ग्रेविटेशन से पहले हम लोग जो है ये उम्मीद करेंगे कि क्या चीज पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद क्या क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर को बेहतर से समझने के लिए, ठीक है। दूसरा, तीसरा, ठीक है भाई, ये इतना पता होना चाहिए, तब इस चैप्टर को एंजॉय करने के लिए सही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं इतना पता होगा बेसिक सबको, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे बीच में कुछ जरूरत पड़ेगी, वी विल डिटेल इट। अब है डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है, पहला, इसको कई लेवल में बनाया गया है। तो पहला जो है हम लोगों को डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी देखेंगे कहां से आया। दूसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको पहले लोग देखते हैं। तो पहले क्या है? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन है क्या एक्चुअली? ग्रेविटेशन क्या भाई? ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन क्या है? इसीलिए बताया कि फोर्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए। तो ग्रेविटेशन कोई अलग से चीज नहीं है ना। फोर्स है, एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स। कैसा फोर्स है? दूसरा, अभी जब हम लोग इसको बनाएंगे तो दिखेगा कि बहुत हैवी फोर्स है भाई। हाँ, जबकि ये ग्रेविटेशन जो होता है ना, ये जितना भी नोन फोर्स है फिजिक्स में ना, उसमें ये वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है भाई। इसके कंपैरिजन में बहुत सारा ऐसा फोर्स है जो स्ट्रांगर है। जैसे न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसको स्ट्रांगेस्ट माना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना। मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ऐसा बहुत सारा फोर्स है। एक्चुअली जब फोर्स को हम लोग पढ़े होंगे तो पता चला होगा कि फोर्स जो है वो बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है टू ग्रुप्स में। कौन सा टू ग्रुप्स? फोर्स जो है ना वो टू ग्रुप्स में बांटा जाता है बेसिकली। वो है कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट फोर्स में क्या अंतर है भाई? कौन बताएगा? हाँ, इसका मतलब सीधा है कि एप्लीकेशन, जिस फोर्स का एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट जरूरी है उसको कांटेक्ट फोर्स में कैटेगराइज करते हैं। जिसका एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट जरूरी नहीं है उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। विदाउट कांटेक्ट ही ये काम करता है। जैसा हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक केस में, सिंपली इसको समझने के लिए मैग्नेट बेस्ट एग्जांपल है। एक मैग्नेट जो है वो दूसरा मैग्नेट को बिना कांटेक्ट के ही अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है, ठीक है भाई। क्या कर सकता है? हाँ, दोनों ही केस में वो क्या हो जाएगा? ठीक है भाई। तो मैग्नेट जो है क्या करता है, उसको कांटेक्ट जरूरी नहीं होता है। किसके लिए? किसके लिए भाई? फोर्स का एप्लीकेशन के लिए दूर से ही काम हो जाता है। या यहाँ मैग्नेट है, यहाँ आयरन नेल्स है, बहुत सारा ऐसा करके रखा हुआ। इसको अट्रैक्ट करने के लिए इसको इसके साथ चिपकाना जरूरी नहीं होता है, दूर से ही बिना कांटेक्ट के ही फोर्स अप्लाई हो जाता है। इस तरह का जितना भी फोर्स है ना, ये सारा का सारा फोर्स किसको कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से ये भी एक आता है। तो ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है? जो विदाउट कांटेक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक। और हम लोग देखते हैं ये कुछ स्काई डाइवर्स देख रहे हैं हम लोग इमेज में। ये स्काई डाइवर्स किधर आ रहा है? ये स्काई ड्राइवर्स आ रहा है किधर? अर्थ की तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है? किधर आ रहा है भाई? अर्थ की तरफ आ रहा है ना।
तो ये जो अर्थ की तरफ आ रहा है तो इसको कौन खींच रहा है ना? वाई आर दे रेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ? थिंक ओवर इट। ये जो है स्काई डाइवर्स, ये अर्थ की तरफ ही क्यों आ रहा है? ये अर्थ से बियॉन्ड क्यों नहीं जा रहा? ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चन जितना भी है तो उसका आंसर क्या है यहाँ पर? ग्रेविटी। क्या आंसर है? ग्रेविटी। जैसे एक स्टोन को हम लोग ऊपर थ्रो करते हैं और फिर वो एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन हाइट अचीव करने के बाद फिर से क्या करता है? नीचे आने लगता है। तो उसका नीचे आने का रीजन क्या है? इस ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या नहीं हो सकता है? जैसे ये बच्चा है, ये स्किपिंग कर रहा है स्किपिंग रोप से, तो अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या ये हो सकता है? क्या क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, अगर ये जंप करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ये फिर नीचे ही नहीं आएगी, है ना? तो ये खेल हो सकेगा क्या? नहीं संभव है। क्या तुम चल सकोगे क्या? नहीं संभव है ना? कैन यू इमेजिन स्कीपिंग विदाउट ग्रेविटी? अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या तुम स्कीपिंग कर सकोगे? नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, ये जो पानी पी रहा है बॉटल से, क्या तुम इमेजिन करते हो अगर ग्रेविटी ना हो तो कोई ऐसा पानी पी सकेगा क्या? कितना बेसिक सा चीज है, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसा बॉटल से पानी उड़ेलने के बाद हम लोग आसानी से पी लेते हैं उसको, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना हो ना तो ये भी संभव नहीं है कि आप ऐसा ग्लास से या किसी चीज से ऐसा पानी डालें मुंह में और पी लें। तो अब तुम थोड़ा सा इस चीज को भी इमेजिन करना कि जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, जो स्पेस में लोग जाते हैं, है ना, तो वो क्या होता है? फ्री फ्रॉम ग्रेविटी होता है ना? अभी ये सारा जो चैलेंजेस हम लोग देख रहे हैं, ये सारा चैलेंजेस को वो फेस करते होंगे जो लोग स्पेस में जाते हैं। अब ये सोचना जरा सा, उनको अगर प्यास लगती होगी तो कैसे पानी पीते होंगे? क्योंकि ऐसा संभव नहीं कि ऐसे बॉटल से पानी डालेंगे तो मुंह में चला जाएगा। जाएगा क्या? क्यों? ये पानी का जो डायरेक्शन है माउथ की तरफ, ये एक्चुअली डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स अर्थ, है ना? और अगर इसका ग्रेविटी को हम लोग खत्म कर दें तो ये पानी इधर क्यों जाएगा? ये तो बस निकलेगा भी नहीं, है ना? क्यों निकलेगा बाहर? अभी बॉटल जो है हम लोग टेढ़ा जब करते हैं तो इससे निकलने लगता है पानी, या फिर बॉटल को उल्टा करते हैं तो पानी निकलने लगता है। ये क्यों निकलता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ऐसा नहीं कि स्पेस में तुम पानी भरा हुआ बॉटल को ऐसे उल्टा करोगे तो पानी बाहर निकलने लगेगा। क्यों निकलेगा, है ना? अब जब पानी बाहर ही नहीं निकलना चाहेगा तो तुम आनंद कैसे प्राप्त करोगे, है ना? तो ये सब तकलीफ समझ में आ रहा है? तो इन सब तकलीफ को हम लोग इमेजिन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम लोगों को ये फैसिलिटी बाय बर्थ मिला हुआ है और टिल डेथ मिला हुआ रहता है, इसीलिए हम लोगों को इस तरह का लोड लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ गए? लेकिन अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स इन्हीं सब लोड का सोल्यूशन देता है कि आप पहले ऐसा इमेजिन कीजिए, परेशान होइए, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढिए। तो तुम्हारे पास दो अल्टरनेटिव है, तुम इन सब चीजों को सोचना बंद कर दो और परेशान होना छोड़ दो, फिर तुम्हें सोल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका है कि फिजिक्स के फील्ड में आइए और इन सब चीजों को सोचना शुरू कीजिए, इमेजिन करना शुरू कीजिए, परेशान होना शुरू कीजिए और फिर सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कीजिए, है ना? और जब तुम सॉल्यूशन ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा फिर सेटिस्फेक्शन। ठीक है या नहीं? तो इन सब चीजों के बारे में सोचिए ही मत, कोई अनसेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है भाई? तो क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा इन सब सिचुएशंस को, और इन सब सिचुएशंस को इमेजिन करने के बाद समझ में आएगा कि ग्रेविटेशन को जानना क्यों जरूरी है। धरती पर तुम नॉर्मली रह रहे हो तो तुम्हें इन सब चीजों के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है, इसके बिना भी तुम्हारा जीवन चल जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर तुम ग्रेविटेशन को अच्छे से नहीं समझते हो तो तुम बीमार रहोगे, ऐसा नहीं है ना? या कोई व्यक्ति ग्रेविटेशन को अच्छे से नहीं जानता तो गरीब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्या समझे? या ग्रेविटेशन कोई आदमी अच्छे से नहीं जानता तो चलेगा उसका पैर टूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
लेकिन ये सब सोचना जरूरी है, इसीलिए इन सब चीजों को इन सब चीजों के लेवल पर जब जाकर तुम सोचते हो तब जाकर के इसको समझना जरूरी है, अदरवाइज इसको समझना जरूरी नहीं। तो ये क्यों जानना जरूरी है, समझ में आ रहा है? तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर इन सब तरह का सिचुएशंस को हम लोग इमेजिन करना शुरू करेंगे ना, तो हमारा जो है ना सेटिस्फेक्शन लेवल नीचे जाने लगेगा। तो इन सब का सॉल्यूशन हमको मिले, इन सब चीजों को हम लोग समझ सकें और सेटिस्फाइड हो जाएं, इसके लिए ये ज्ञान जरूरी है ना? क्योंकि इसी ज्ञान के बाद तुम्हें मिलेगा मोक्ष। ठीक है भाई, सुनना क्या लिखा, इवन अ सिंपल टास्क लाइक ड्रिंकिंग वाटर वुड बिकम डिफिकल्ट विदाउट ग्रेविटी। बिकम डिफिकल्ट नहीं, इट बिकम इम्पॉसिबल, है ना? पी ही नहीं सकोगे पानी बिना ग्रेविटी के, ये सब बॉटल से उड़ेल के, तो ये डिफिकल्टी लेवल नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। लेकिन इसको हम लोग सोचते क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कभी, मान लो कि तुम ऐसे बहुत प्यासे हो और तुम बॉटल है तुम्हारे पास, उसमें पानी भी है और ऐसे डाल रहे हो और पानी निकल ही ना रहा हो, और तुम बार बार चेक करो उंगली से डाल कर, ढक्कन खुला हुआ है ना, और पानी निकल ही नहीं रहा है बोतल से, क्या बीतेगी तुम पर? तो उस समय में तुम समझ जाना कि तुम किसी ऐसे प्लेनेट पर आ गए हो जहां, या स्पेस में आ गए हो जहां हाँ ये नहीं है। तो आप परेशान मत होना और ढूंढना कि कहीं से ग्रेविटी आ जाए ताकि पानी जो है तुम्हारे मुंह में चला जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है कि ग्रेविटी कैसे डिस्कवर हुआ, है ना? इसको समझना है। क्या समझना है? ग्रेविटी कैसे डिस्कवर हुआ। तो हाँ भाई, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो ग्रेविटी जो है ना, ये डिस्कवर्ड होता है। क्या होता है? ग्रेविटी क्या होता है? डिस्कवर्ड होता है। तो एक चीज है डिस्कवर करना, एक होता है इन्वेंट करना, है ना भाई? इसी से बना इन्वेंटर और इसी से बना इन्वेंशन। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में अंतर है। डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर है ना? डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर है भाई? इसको हम लोग प्री एग्जिस्टिंग चीज को जब पता करते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्कवर्ड, है ना? इसके लिए क्या, ये प्री एग्जिस्टिंग चीज है ना? ये क्या है? प्री एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, हमें पता नहीं था। जैसे मान लो कि किसी जगह हम लोग रहते हैं, या ग्राउंड में, ग्राउंड के नीचे जो है पानी है ना, और हमें पता नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी उसको ढूंढ लिया तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ, ऐसा नहीं वो वाटर इन्वेंट कर दिया, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है? तो उसी तरह से क्या होता है, अगर कहीं थोड़ा सा बढ़िया चीज सोचते हैं, जब सोचना ही है तो, कहीं किसी को मान लो खजाना मिल गया, बहुत चार्मिंग एपिसोड रहता है, कहीं भी है बहुत सारा एपिसोड बनता है, इसको मैप मिल गया, खजाना ढूंढ लिया ऐसा करके। तो अगर खजाना है कहीं पे और अगर उसको किसी को मिल गया, तो वो क्या किया? खजाना इन्वेंट किया क्या? नहीं, वो डिस्कवर किया। ठीक है भाई? तो डिस्कवर उन सारी चीजों के बारे में हम लोग यूज करते हैं जो प्री एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे खबर नहीं है। ठीक है? इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्कवरी। और इन्वेंशन क्या होता है? अननोन चीज को, हाँ, जो अननोन चीज को नहीं, अननोन चीज को पता करना डिस्कवरी है ना? ऐसा चीज बनाना जो प्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, है ना? एक्चुअली दैट वाज नॉट एग्जिस्टिंग। इसको पता कर लेना, इसको बना लेना, ये क्या है? इन्वेंशन है। जैसे मैकमिलन से पहले साइकिल नहीं था दुनिया में, अगर वो आदमी बना रहा है तो वो प्री एग्जिस्टिंग नहीं था ना, तो उसके आने के बाद उसके मेहनत का परिणाम है वो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेंशन। क्या? अगर मार्कोनी रेडियो बना रहा है तो क्या रेडियो मार्कोनी से पहले नहीं था? ऐसा नहीं था कि रेडियो जो है वो कहीं गड़ा हुआ था और मार्कोनी उसको खुदाई करके निकाला, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका क्या हुआ? डिस्कवरी हुआ है। वो कोई इन्वेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, जमीन के नीचे था।
लोगों को पता नहीं था। तो इसका मतलब समझ में आ गया। अब उसी तो न्यूटन जो है ये डिस्कवरी करते हैं किसका, ग्रेविटी का। वो इन्वेंशन नहीं है। क्यों इन्वेंशन नहीं है? ऐसा नहीं कि न्यूटन से पहले एप्पल गिरता था तो कहीं और टहलने लगता था, वो नीचे ही आता था। लेकिन न्यूटन पहला व्यक्ति था जो क्या बोला, जो ठहरा, है ना। इसलिए ठहरना जरूरी है। ठहरना जरूरी है मतलब उस पर सोचना जरूरी है। तो स्टोरी है कि न्यूटन वॉज रिलैक्सिंग अंडर एप्पल ट्री। अब ऐसा भी तुम कुछ कर लोगे जब ना, तो तुम्हारे बारे में बहुत सारी कहानियां होने लगती हैं। हो सकता है ये एक स्टोरी ही हो, लेकिन हम लोगों को काम से मतलब है। तो ऐसा स्टोरी है कि उसके माथे पे एप्पल गिरता है और फिर एप्पल नीचे चला जाता है। तो अब वो सोचना शुरू करता है कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो ऐसा नहीं है कि एप्पल पहली बार नीचे गिरा था, ठीक है। अब न्यूटन लेकिन उसको क्या करना शुरू किया, एनालाइज करना शुरू किया। निश्चित तौर पर लोगों से पूछा भी होगा, भाई साहब ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है? तो लोग क्या बोलते थे उसको, कैसा पागल है जी, गिरेगा तो एप्पल टूटेगा तो नीचे ही ना गिरेगा। मतलब क्यों, जन्म से तुम्हारे वो दिख रहा है कि एप्पल गिरता है तो कहाँ जाता है, और तुम यही देखते देखते मर जाते हो। तो इस स्पेस में तुमको जाने का चांस नहीं मिला। तो तुम्हें इन सब चीजों का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि एप्पल गिरने के बाद कहीं और भी जा सकता है, या एप्पल लटका हुआ ही रह सकता है ना, और या फिर एप्पल टूट के ऊपर भी जा सकता है, लेफ्ट राइट भी जा सकता है। अगर तुम्हें कोई ऐसी बात करता तो तुम कहते उसको कि कैसा पागल आदमी है। नहीं, तो हो सकता है कि न्यूटन को उस टाइम में लोग ठहरा भी दिया होगा, है ना क्या। हाँ, बोला होगा इसको रांची आगरा एक बार घूम करके आना चाहिए, गड़बड़ा गया है, बोल रहा है कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है। नहीं, लेकिन वो आदमी ठहरा और सोचा। तो क्या देखा कि ये एप्पल जो है वो नीचे आ रहा है, क्यों, उस पर एक फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है। ये सोचा कि अगर फोर्स नीचे खींच रहा है तभी वो नीचे आ रहा है। जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, गेट को अपनी तरफ खींचते हैं तो गेट मेरी तरफ आ जाता है। तो वी आर अप्लाइंग फोर्स, है ना, एंड वी आर द एजेंट्स। तो एजेंट कोई ना कोई होना चाहिए, तभी उस तरफ उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है। अब अगर एप्पल नीचे आ रहा है तो ये सोचना शुरू किया, एप्पल नीचे जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये सोचना शुरू किया, फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कौन एजेंट है भाई, कोई ना कोई एजेंट तो होगा। बिना एजेंसी के तो फोर्स एप्लीकेशन होता नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसको पहले से फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, है ना, बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा, तभी तो सोचा। तो ये फाइंड करना शुरू किया कि ये लगता है कि धरती है, अर्थ है, जो ये फोर्स अप्लाई कर रही है। तभी तो सारा चीज जो है अर्थ की तरफ ही आ रहा है। बॉल फेंकते हैं वो भी अर्थ की तरफ आ रहा है, एप्पल जो है वो भी अर्थ की तरफ आ रहा है ना। थर्ड फ्लोर से कोई तुम्हें धक्का देता है तो तुम किधर जाते हो? हाँ, कभी कभी लोग ऊपर भी जाते हाँ, लेकिन नीचे आने के बाद ऊपर जाता है। क्या होता है अगर किसी को तो उसका मतलब ये नहीं समझाना कि सर देखिए तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम किया, ठीक है भाई, थर्ड फ्लोर से किसी को धक्का दिए तो आया तो नीचे लेकिन गया ऊपर। तो ये अलग कहानी है, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसको पहले नीचे आना पड़ेगा, फिर ग्रेविटी उसको फ्री फ्रॉम ग्रेविटी कर देती है। नहीं, हाँ, फॉर ऑलवेज, फॉर एवर। चलिए भाई, तो दुनिया में बहुत सारा काम है जो अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, उसको हम लोग समझेंगे क्यों हो रहा है। ऐसा कई सारा चीज दिखता है कि भाई ये तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे अगर तुम ऐसा गुब्बारे वाले के पास जाओ, बलून वाले के पास, और उनको बोलो कि कुछ हमको बलून दीजिए, तो उनके पास एक खास तरह का बलून होता है दैट इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, और जैसे ही तुम उसको रिलीज करोगे तो वो बलून क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट बिहेव करना शुरू कर देता है। तो उसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है भाई। या कोई ऐसा लाइटर ऑब्जेक्ट्स, या फिर तुम कभी भी फायर प्रोड्यूस करते हो तो उसका जो फ्लेम होता है वो किधर होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है ना, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है कभी। तो ये क्या अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है ना भाई, ठीक है, ऐसा अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है। ऐसा बहुत सारा फोर्स है, ऐसा बहुत सारा तुमको इंस्टेंसेस दिखेगा लाइफ में जो दिखेगा कि ये तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। तो इसके लिए ग्रेविटी अर्थ जो है वो क्यों ऐसा पार्शियलिटी कर रही है, तो उसका रीजन है सबका, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको बाद में। अभी बस समझा दिया कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स जो है वो अगर
रिलीज किया जाएगा तो वो किधर आएगा, अर्थ की तरफ ही आएगा। तो न्यूटन जो है उसको सोचना शुरू किया, तो इसको समझ में आया कि लगता है कोई फोर्स है जो अर्थ अप्लाई करती है और उसी फोर्स की वजह से सारा ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ जाता है। और न्यूटन उसके बाद सोचना शुरू किया थोड़ा बियॉन्ड जाकर के, वो यही ठहरा नहीं रहा, तो फिर सोचा कि क्या ये फैसिलिटी सिर्फ अर्थ ही प्रोवाइड करती है। तो उसको धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ये कार्यक्रम सिर्फ अर्थ का नहीं है, ये जो पावर है फोर्स अप्लाई करने का, ये अर्थ का ही नहीं है, ये ऊपर वाला जो है, ये नेचर जो है, ये सबके साथ जस्टिस किया है और जो दुनिया का जितना भी ऑब्जेक्ट्स है सबको फोर्स अप्लाई करने का पावर दिया है ना। तो क्या है, न्यूटन थॉट फर्दर ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट जस्ट बिटवीन द अर्थ एंड एन एप्पल। हालांकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो फोर्स, जिसको ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो अर्थ के केस में क्या कहलाता है, ग्रेविटी कहलाता है, वो स्पेशलाइज्ड टर्म है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे ये जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये क्लियर होता जाएगा। क्या लिखा है भाई, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक अलग टर्म है और हाँ ग्रेविटेशन एक अलग टर्म है ना। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कंफ्यूज नहीं करना है, ग्रेविटी छोटा है अर्थ के लिए है, ग्रेविटेशन बहुत बड़ा है यूनिवर्स के लिए। और वो कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्रेविटी जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए, अर्थ के लिए, ठीक है भाई। और ग्रेविटेशन जो है वो तो ये न्यूटन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना शुरू किया। हम लोग एक्चुअली इस चैप्टर में कुछ सोच नहीं रहे हैं, कोई महान कार्य नहीं कर रहे हैं। न्यूटन जो काम करके गया था या न्यूटन से पहले जो लोग काम किए थे, वो आर्किमिडीज हो सकता है, केपलर हो सकता है, ऐसा जो भी साइंटिस्ट लोग थे उनका सोचा हुआ चीज को बस समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कोई बहुत महान कार्य नहीं है ये। अब है कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, ग्रेविटी एक्ट्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट्स सराउंड्स इट, ठीक है। एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इट एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, है ना। दुनिया में नहीं, पूरे यूनिवर्स में, दुनिया बोलते वर्ल्ड को नहीं, यूनिवर्स बोलते ब्रह्मांड। तो पूरे यूनिवर्स में जितना ऑब्जेक्ट्स है, जितना मासेस है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल इन बिटवीन टू मासेस इन द यूनिवर्स। ये यूनिवर्सली करेक्ट है भाई। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी टू मासेस को ले लें, कोई टू ऑब्जेक्ट्स को ले लें, कोई टू बॉडीज को ले लें। देखो फिजिक्स में ये सारा चीज यूज किया जाता है टर्म। फिजिक्स में अगर कहीं बॉडीज यूज किया जाता है, इसका मतलब ऐसा नहीं समझना इट इज अबाउट ह्यूमन बॉडी, है ना। अगर कहीं बॉडी यूज किया जा रहा है फिजिक्स में, तो इस बॉडी का मतलब ऑब्जेक्टिफाई करके बोल रहा है भाई, फिजिक्स को तुम्हारे बॉडी और तुम्हारे लाइफ से कोई मतलब नहीं होता, वो बायोलॉजी नहीं है ना। फिजिक्स के तुम क्या हो, तुम वही हो जो टेबल बेंच है। अरे फिजिक्स लाइफ का साइंस नहीं है ना। फिजिक्स के लिए तुम क्या हो, एक मास हो। नहीं, ट्री क्या है, एक मास है। बफेलो क्या है, मास है। तो फिजिक्स तुम्हारे और बफेलो में कोई फर्क नहीं कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और बफेलो जो है वो जो आदमी में जो बुद्धिमान नहीं होता है उसको कंपेयर किया जाता है, नहीं। तो उसको ये नहीं पता फिजिक्स कैसे करता, कोई भेदभाव नहीं करता है। फिजिक्स क्या बोलता है, हाँ भाई ध्यान दीजिए, तो क्या बता रहा था। हाँ, तो ग्रेविटेशन जो है ये कहाँ एक्ट करता है, इन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स और इन बिटवीन। हाँ बता रहा था कि ह्यूमन बॉडी जो है उसको फिजिक्स जो है उसमें पार्शलिटी नहीं करता है। फिजिक्स क्या करता है, सबके साथ जस्टिस करता है। मतलब उसके लिए बफेलो हो, तुम हो, ट्री हो या बेंच डेस्क हो या कोई बड़ा स्टोन हो, सबको वो इक्वली ट्रीट करता है ना। वो सबको एक ऑब्जेक्ट, एक मास समझता है, ठीक है। इसीलिए फिजिक्स में अगर कहीं बॉडी आ रहा है तो उसका मतलब लाइफ से कोई मतलब नहीं है, नहीं उसका मतलब ह्यूमन बॉडी से है किसी चीज, ना ही उसका मतलब डेड बॉडी से है, उसका किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो सारे चीज को क्या करता है, ऑब्जेक्टिफाई करता है,
ठीक है भाई, ये समझ। तो फिजिक्स में बॉडी का मतलब मास, है ना। फिजिक्स में बॉडी का मतलब मास, फिजिक्स में बॉडी का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, समझ बात आ गई। कैसा ऑब्जेक्ट? जिसमें मास है। और मास किसको, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसमें मास होता है। वाइस वर्सा ट्रू है भाई। इसको बाद में हम लोग डिटेल करेंगे, ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं फिजिक्स में बॉडी मिल गया मतलब हाँ, उसका लाइफ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एप्लीकेबल होता है बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्सली ये करेक्ट है। और यही कार्यक्रम जब अर्थ के साथ होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। जैसा कोई टू ऑब्जेक्ट्स है ए एंड बी, क्या है? ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, है ना। क्या लगेगा? एक फोर्स काम करेगा। वो फोर्स क्या करता है भाई? वो फोर्स क्या करता है? वो फोर्स क्या करता है? वो फोर्स क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटी के साथ एक खास बात, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस? मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये रिपेल करता है क्या? नहीं करता भाई, ये सबको अट्रैक्ट ही करता है ना। क्या करता है? सबको अट्रैक्ट ही करता है, ये रिपेल नहीं करता। क्लियर हो गया क्या? तो इसको हम लोग थोड़ा देखेंगे अभी। तो मैग्नेटिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस? अगर इसके जगह पे ग्रेविटी ना होके मैग्नेटिक फोर्स होगा तो क्या होगा? मान लेते हैं कि ए और बी जो है ये कोई टू मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जिसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, है ना। जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, जिसमें डोमेन्स होता है। ऐसा मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं ऐसा। अगर ए और बी ऐसा है, या फिर ऐसे सिंपली इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि अगर ए जो है ये भी मैग्नेट है और अगर बी भी मैग्नेट है तो दोनों में क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों में पॉसिबिलिटी है कि बोथ कैन अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ठीक है भाई। और बोथ कैन रिपेल ईच अदर। ऐसा संभव है या नहीं है? ऐसा संभव है ना भाई। तो इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ए और बी नॉर्मल टू मासेस है ना, टू बॉडीज है ना। बॉडीज का मतलब समझ में आ गया ना। हाँ, तो यहाँ बॉडीज का मतलब वो मत समझना जो मेडिकल साइंस में होता है ना। या बॉडीज का मतलब हम लोग क्या समझना, ए एंड बी आर टू टू मासेस, है ना, टू ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसा टू बॉडीज है अगर, तो उसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ, है ना। हाँ, तो यहाँ पे फिजिक्स क्या बोलता है कि जरूरी नहीं है कि कोई, मान लो कोई किसी का पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, क्या समझे, तो फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है कि जरूरी नहीं कि वो जब जीवित था या जीवित थी तभी अट्रैक्टिव थी, अट्रैक्टिव था। अगर वो मर गया है फिर भी वो अट्रैक्टिव ही रहेगा। नहीं समझे बात को? क्योंकि फिजिक्स के लिए क्या है, जब वो जीवित था या जीवित थी, जब उसमें लाइफ था तब भी वो क्या था? मास था भाई। फिजिक्स के लिए क्या है? वो मास ही तो है। फिजिक्स के लिए कोई नाम नहीं है ना। मतलब तुम, मैं जो कहना चाह रहा हूं तुम समझ रहे होगे। तो ऐसा वो क्या है जिसमें लाइफ है, वो फिजिक्स के लिए क्या है? अब वो जब नहीं रहा लाइफ उसमें, है ना, उसका विकेट गिर गया, तो फिर भी वो फिजिक्स के लिए क्या है? मास ही है। तो फिजिक्स के लिए अगर उसमें पहले अट्रैक्शन था तो अभी भी है। नहीं तो जिसमें लाइफ है, जिसको नॉर्मल लाइफ हम लोग ट्रीट करते हैं, अगर कोई आदमी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन फिजिक्स क्या करता है? यस, वो भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ही है। और नॉर्मल लाइफ में अगर कोई किसी आदमी का वेट मान लो 300 kg है ना, इंसान ही है और 300 kg का है,
मतलब ज्यादा भी तुम बढ़ा सकते हो उसको इमेजिन करने के लिए। खतरनाक वाला इमेजिन करना है तो तुम 100 केजी और बढ़ा लो, है ना। अब ये आदमी क्या बहुत अट्रैक्टिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये आदमी अट्रैक्टिव लगेगा देखने में? नहीं। हाँ, क्योंकि हमारा माइंड सेट क्या है, थोड़ा सा फिट फाट, थोड़ा सा रॉक स्टार टाइप का दिखना चाहिए उसको, वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर ये आदमी अभी अट्रैक्टिव नहीं है और एक आदमी मान लो कि 80 केजी का है, मतलब तुम्हारा जो भी बेस्ट क्राइटेरिया है माइंड सेट का जिसमें तुम आदमी को फिट देखते हो, अगर उस केजी रेंज में है तो वो आदमी तुमको बेस्ट अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली फिजिक्स के लिए कौन ज्यादा अट्रैक्टिव होगा? ये ज्यादा होगा। क्यों? फिजिक्स कहेगा भाई हमको इससे मतलब नहीं है कि इसका नाक नक्श कैसा है, हम इन सब चीजों को नहीं देखते हैं, है ना। हमारा तो सीधा ध्यान है कि किसके पास मास ज्यादा है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा भाई, है ना। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको कभी अच्छे से सोचना, ठहर कर सोचना, बहुत मजा देगा ये, है ना। तुम्हें लगेगा कि फिजिक्स ही है जो तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकता है ना। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ए है और कोई ऑब्जेक्ट अगर बी है, ये एक यूनिवर्सल केस अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इनके बीच में फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स हमेशा क्या होता है? एट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये हमेशा ध्यान देना है। कैसा फोर्स होता है? एट्रैक्टिव फोर्स होता है। और ये डिपेंड करेगा क्या सब चीजों पर, कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे देखते सीखते जाएंगे, है ना। अभी इन दोनों के बीच में क्या है? एट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये क्या कर रहा है? बी, ये इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, रिपेयर करने के लिए नहीं लगा रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, है ना। और ये भी फोर्स लगा रहा है किधर? इधर। क्या करने के लिए? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। A is applying force on B, है ना, and B is also applying force on A, है ना। हाँ, both are applying attractive force on each other, ये समझना है। ऐसा नहीं कि ये भी इधर रिपेल मारा ये भी रिपेल मारा, ऐसा नहीं। तो ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्टिंग फोर्स, है ना। बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ये भी अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, ये ए को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। ठीक है भाई। तो ये कैसा फोर्स हो गया? 100% अट्रैक्टिंग फोर्स हो गया। ठीक है। अब थोड़ा और हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देख के लग रहा होगा क्या ऐसी बात, ऐसा संभव है क्या? धरती पर तो ऐसा नहीं देखते हैं कि बेंच और डेस्क रखा हुआ तो दोनों एक दूसरे को खींचे जा रहा है, पड़ा रहता है बेचारा अपनी अपनी जगह पर। क्या नॉर्मल लाइफ में जब हम लोग देखते हैं तो कैसा फील होता है? नॉर्मल लाइफ में जब इस तरह की बात देखते हैं तो एब्सर्ड फील होता है, भाई ऐसा थोड़ी है, नहीं। लेकिन ये फिजिक्स ही है जो तुम्हें ज्ञान देगा, है ना। संस्कृत में एक लाइन है ना, सा विद्या या विमुक्त है। क्या मतलब है इसका? अरे सा विद्या या विमुक्त फेमस लाइन है संस्कृत का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हे वत्स, ये ज्ञान ही है जो तुम्हें मुक्त कर सकता है। मुक्त मतलब क्या? ऊपर पहुंचाना। मुक्त करना मतलब अज्ञानता से मुक्त करना, है ना। समझ रहे हो क्या है? ये ज्ञान ये जो तुम्हें मुक्त कर सकता है ना। ऐसे लाइन है ना भाई, क्या लाइन? लाइन है सा विद्या, है ना, या विमुक्त है, ऐसा लाइन है ना। उपनिषद का लाइन है भाई, है ना। उपनिषद माना वेद में भी है ये। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक्सट्रैक्ट है वेद का ही, जो वेदांत है ना वही उपनिषद। तो ये वही का लाइन है, सा विद्या या विमुक्त, मतलब सा विद्या, सा विद्या मतलब ये जो ज्ञान है ना, ये क्या है? ये जो ज्ञान है, विद्या माने क्या होता है? विद्या माने क्या होता है भाई? समझना जरा सा। इंग्लिश में एक वर्ड है, इसका थोड़ा सा हम लोग आनंद लेते हैं 2 मिनट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में एक वर्ड है नॉलेज, एक वर्ड है विजडम, है ना।
तो नॉलेज को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ज्ञान, जो आता है बुक्स से, है ना, जो आता है टीचर्स से, है ना, आज के डेट में गूगल से, यूट्यूब से, है ना? जो भी मीडियम है, मतलब ये वहां से आता है ना, मतलब आउटर सोर्स, सीधा समझना, कहां से आएगा, आउटर सोर्स होना चाहिए इसके लिए। आउटर सोर्स से जो आता है उसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं। दूसरा है विजडम, ये क्या होता है, इंसान का इंस्टिंक्ट होता है ना, ये इंसान का क्या है, इंस्टिंक्ट होता है। इसको समझो जरा सा, इंस्टिंक्ट क्या होता है, ये आदमी का इनसाइड का चीज है, और इनसाइड से इनसाइड में आता है ना। विजडम किधर से आता है, बाहर से। इसी लोग बोलते हैं बुद्धि बाजार में नहीं मिलता, क्यों बोलता है, इसीलिए बोलता है। हाँ, ये तुम्हारा इनसाइड का प्रोसेस से इनसाइड को रिजल्ट मिलता है, और नॉलेज क्या है, ये आउटसाइड का सोर्स से इनसाइड को मिलता है, समझ गए। तो इसका फ्लो किधर है, ये मान लो एक ये आदमी है ना, लग रहा है ना आदमी सा, ये इसका पैर हो गया, ये मुंडी है, हम मेरा एक्चुअली इसमें ऑब्जेक्ट इसका मुंडी दिखाना था। तो इसको अगर ज्ञान चाहिए ना, तो ज्ञान का फ्लो किधर से होता है, ये है मान लो ज्ञान, और ये इधर से आ रहा है इसके दिमाग, इसका फ्लो इस डायरेक्शन में होता है। और विजडम का फ्लो किधर होता है, विजडम का फ्लो इधर से ही इधर होता है, अंदर का चीज है ना, समझ गए। उसका बाहर की दुनिया से कोई संबंध नहीं, समझ गए, वो इंस्टिंक्ट होता है, समझ गए। अब जो है इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड नहीं है दैट कैन कंबाइन बोथ द वर्ड्स, नॉलेज प्लस विजडम, ऐसा कोई वर्ड नहीं। लेकिन संस्कृत में एक वर्ड आया, क्या, विद्या, है ना। तो विद्या का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता भाई, ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, नहीं मिलेगा, है ना। तो ये विद्या क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम, है ना। तुमको सही से किसी चीज को समझने, सीखने और प्रोसेस करने के लिए ना विद्या चाहिए, है ना, समझ गए। और विद्या में एक चीज और भी आता है, जैसे नॉलेज, विजडम, एंड द थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस, जिसको अभ्यास बोलते हैं, है ना, प्रैक्टिस, अभ्यास, है ना। तो विद्या प्राप्त होती है कैसे, इन तीन चीजों के संगम से, है ना। ये तीन चीज आएगा ना, तब तुम्हें प्राप्त होगी विद्या। देखो, इसलिए ज्ञान अलग चीज है। जैसे लोग कहते थे धनुर्विद्या, धनुर्ज्ञान क्यों नहीं बोलता था, या धनुर्बुद्धि क्यों नहीं बोलता था, वो धनुर्विद्या ही है, समझ गए। वेद का ज्ञान होता है ना। तो ऐसा सारा चीज जिसमें प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व हो, नॉलेज भी जरूरी है, और उसमें विजडम भी चाहिए, उसको संस्कृत में विद्या की कैटेगरी में रखा गया। इसके लिए इंग्लिश में कोई जगह नहीं, क्योंकि इंग्लिश वाले लोग इतना डेप्थ में कभी गया ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ गए। तो ये विद्या ही है जो तुम्हें मुक्त कर सकता है, मुक्त माने अज्ञानता से मुक्त, है ना। किससे मुक्त करेगा, हाँ, अज्ञानता से, समझ गए। एक्चुअली अज्ञानता छोटा वर्ड है, अविद्या से मुक्त करेगा, एक्चुअल करेक्ट वर्ड ये है। तो अविद्या मैं इसलिए नहीं डिटेल कर रहा हूं, इसको डिटेल करूंगा तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लिख दिया अज्ञानता से। एक्चुअली विद्या तुम्हें अज्ञानता से मुक्त नहीं करता है, अज्ञानता से तुम्हें ज्ञान मुक्त करता है। अगर तुम ज्ञानी हो गए तो तुम अज्ञानता से मुक्त हो गए। लेकिन अज्ञानता छोटा मीनिंग है, यहाँ पर जो विद्या है तुम्हें एक्चुअली अविद्या से मुक्त करता है ना। यह विमुक्त होने का मतलब ये, समझ गए बात को। तो हम लोगों का भी जगह विद्या ही है, तो हम लोग भी लोगों को मुक्त ही करते हैं, किससे, अविद्या से। इसीलिए ये सब डायलॉग्स भी जरूरी है। सिर्फ ज्ञान दूंगा तो अज्ञानता से मुक्त होगा, है ना, लेकिन लोगों को क्या करना है, अविद्या से मुक्त करना है, ठीक है भाई। नाउ कम टू द पॉइंट। अब आते हैं हम लोग न्यूटन के पास फिर से, और इसके एप्पल वाले परेशानी को समझते हैं, है ना भाई। इन सबको पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर न्यूटन के कष्ट को देखेंगे। तो न्यूटन क्या हो रहा है, जब इन सब देख के इन सब चीजों को फाइनलाइज करता है, तो न्यूटन बोलता है कि दुनिया में जितने ऑब्जेक्ट्स है, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स
applies a force on each and every other objects in the universe. क्या बोलता है? Each and every object in the universe applies a force on each and every object in the universe. ठीक है भाई? तो अब ठीक है भाई, ये समझ में आने लगा लोगों कि क्या, ये तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही बोल गया। ऐसा ऐसा संभव थोड़ी है। और ऐसा अगर संभव होता तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी अब परेशानी आने लगेगी। परेशानी क्या है? तुम दुनिया में देखते हो कि नहीं, बहुत सारा चीज है जो यूं ही पड़ा रखा है, कहाँ कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे पार्किंग में दो गाड़ी रखी हुई है, तुम देख रहे हो भाई कोई अट्रैक्शन नहीं है इनके बीच में, है ना। अर्थ पे क्लास में बेंच डेस्क रखा पड़ा है ना। बहुत सारा चीज, फैन फैन रखा हुआ है, प्रोजेक्टर रखा हुआ है, सब अपनी अपनी जगह रखा हुआ है। कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं कोई दिख नहीं रहा है कि फोर्स है। तो ये लगा जैसे नहीं, बेकार जैसी बातें हैं। लेकिन अभी तुम्हें जब ये ज्ञान होगा तो तुम्हें अज्ञानता से मुक्ति मिलेगी। तो ये हम लोग जो कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये विद्या नहीं है। ठीक है, ऐसा सीरीज ऑफ प्रैक्टिस, सीरीज ऑफ टाइम के बाद ये विद्या में कन्वर्ट होता है। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अभी हमको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा, है ना। नॉलेज एक्चुअली व्हाट? इंफॉर्मेशन। तो आगे बढ़ रहे भाई। तो सो इफ देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान देना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं हो सकता बिटवीन देम। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये क्या है? अट्रैक्शन है इन बिटवीन ए एंड बी। लेकिन अब क्या हो गया, ये एब्सर्ड ऐसा लग रहा है क्या कि क्या ये संभव है? ऐसा सोचने लगेगा आदमी। क्योंकि जब तुम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब तुम कुछ बकवास कर दोगे तो सोचेगा ना, ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है भाई, है ना। आदमी तो तुरंत जजमेंटल होने लगता है, तो तुरंत सोचेगा नहीं, ये लगता है कुछ बकवास ही कर दिया। इसको लोग थोड़ा समझते हैं। जैसा एक कार है, क्या है ये? तो एक कार है, इसका मतलब अगर दुनिया में कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स है इनसाइड द यूनिवर्स, if both are applying force on each other, then a car must apply a force on a human. मतलब फिजिक्स के लिए तो ये भी बॉडी ही है ना, और ये भी बॉडी ही है। लेकिन ऐसा एग्जांपल हम लोग लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा उससे कनेक्टेड फील करें, है ना। तो भाई ऐसा क्या करें? इफ अ मैन इज वॉकिंग ऑन रोड एंड अ कार इज पासिंग बाय, और मान लो कार काफी हैवी था, या कार से तुमको मजा नहीं आ रहा तो ट्रक ले लो। तो क्या करना चाहिए? ट्रक अगर फोर्स लगा रहा तुम्हारे ऊपर तो तुमको खींचे चलाना चाहिए ट्रक की तरफ। लेकिन ऐसा होता है, तुम अपनी जगह रहे तो ट्रक बगल से निकल जाता नहीं। तो तुम सोचना शुरू कर दोगे कि भाई ऐसा कहाँ हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है, न्यूटन ने कुछ गलत तो नहीं सोच लिया था। तो आदमी को क्या होना चाहिए? कार की तरफ अट्रैक्टेड हो जाना चाहिए। कार मतलब तुम थोड़ा बड़ा ही सोच लो, है ना, हेवियर मास सोच लो। जब सोचना ही है तो क्या दिक्कत है? और बड़ा सोचना है तो कुछ और बड़ा सोच लो, है ना। क्या समझे? ऐसा तो नहीं कि तुम हिमालय के बगल से गुजर रहे हो तो हिमालय में चिपक जाओगे जाके, ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या भाई? तो अब तुमको ये सोचना जब शुरू करोगे तो तुम्हें परेशानी उत्पन्न होने लगेगी। इसलिए मैं बोला कि इन सब चीजों को अगर नहीं सोचते हो, कोई परेशानी तुम्हारे जीवन में नहीं आने वाली है ना। परेशानी जब नहीं आएगी तो तुम्हें समाधान के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। लेकिन इफ यू स्टार्ट इमेजिनिंग दीज थिंग्स, है ना, तो तुम्हारा उसी दिन से ट्रबल भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब उसका सॉल्यूशन तुम ढूंढने के लिए परेशान रहोगे। अब जैसे तुम सॉल्यूशन ढूंढना चाहोगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस और आएगा, है ना। अब तुम्हारा जीवन यही शुरू हो गया, है ना। नाउ यू हैव स्टार्टेड अराइजिंग क्वेश्चन, सॉल्विंग द क्वेश्चन, स्टार्ट अराइजिंग द क्वेश्चन, सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये प्रक्रिया पूरा जीवन चलता, इसी का हिस्सा है फिजिक्स, है ना। तो आगे देखते हैं भाई। तो ये क्या है? कार और इंसान के बीच में भी अट्रैक्शन काम कर रहा है ना। अब है थोड़ा हम लोग और बड़ा होकर के सोच रहे हैं, क्या भाई ऐसा है अगर टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्पेस में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो अर्थ जो है हमारा, इतना ये अर्थ है, दिख भी रहा होगा, लग रहा है ना। ये कौन सा कंटिनेंट है?
अफ्रीका है भाई, है ना। तो अर्थ जो है ये क्या पता है ना, ये मून है भाई, है ना। क्या है ये, लिख दिया ताकि क्लियर हो जाए। तो अर्थ जो है वो मून के कंपैरिजन में क्या है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, नहीं बहुत बड़ा मास है, बहुत बड़ा बॉडी है ना। तो फिजिक्स में बॉडी जो होता है ना उसको हाथ पैर होना जरूरी नहीं होता, बिना हाथ पैर वाला बॉडी होता है वो। तो अर्थ जो है वो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ना भाई, किसको, मून को। और उसी तरह से मून भी फोर्स लगाएगा, लेकिन मून क्या ही फोर्स लगाएगा, समझ गए बात को। छोटा ऑब्जेक्ट है भाई, इसको ऐसे समझ लो कि हम लोग एक ऐसा खेल होता है, उसमें उसमें खेल होता है। खेल कैसा होता है कि एक रोप रहता है, ये रोप है, क्या ये लग रहा है ना रोप के जैसा, नहीं लग रहा, मान लो ना रोप है, ठीक है भाई, लंबा रोप है। इसको टग ऑफ वार बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, टग ऑफ वार। क्या बोलते हैं इस खेल को, हाँ रस्सा कस्सी का खेल बोलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या कहते हैं, एक मजबूत रस्सी लिया जाता है। ये ध्यान देना, मजबूत रस्सी जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज है। रोप मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। इसका क्या करते हैं हम लोग, इस एंड में कुछ लोग लग जाते हैं और इस एंड में कुछ लोग लग जाते हैं, और ये इधर फोर्स अप्लाई करता है और ये लोग इधर फोर्स अप्लाई करता है। इस खेल में जीत किसकी होती है, हाँ जिधर फोर्स ज्यादा हो जाता है ना, तो क्या होता है ये सारे लोग क्या होते हैं उधर ही खिंचा जाते हैं। तो इस केस में एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, इधर भी एक लाइन ड्रॉ होता है और इस साइड भी एक लाइन ड्रॉ होता है। इधर जो प्लेयर है ना उनको इस लाइन के इस पार खड़े होना होता है, और इधर जो प्लेयर है उसको इस लाइन के इस पार खड़े होना पड़ता है, ठीक है। और इसमें रस्सी को खींचना रहता है। अगर इधर वाला लोग मान लो ज्यादा पावरफुल है तो ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब फोर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर जो है अगर मान लो 5 लोग इधर भी है और 5 लोग इधर भी है, लेकिन इधर दो तीन लोग थोड़ा है ना, समझ रहे हो ना, कमजोर टाइप का है, दुबला पतला होगा, तो ये कम फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये क्या किया, ये लोग इन सारे लोगों को अगर खींचा, अगर ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो इनका फोर्स ज्यादा होगा, तभी तो इसको खींच के लाइन क्रॉस करा देगा भाई। तो इस केस में क्या हम लोग मानते हैं, ये आदमी गेम लूज कर दिया और ये टीम क्या हो गई, विनर हो गई भाई, ठीक है, ऐसा मानते हैं। तो इस केस में तुम सोचोगे कि अगर तुम ये टग ऑफ वार खेले हो तो तुम सोचोगे कि लगता है सर कुछ गड़बड़ बता रहे हैं। भाई अर्थ जो है इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा मास है, अगर वो फोर्स अप्लाई करेगा मून पर तो इस गेम के हिसाब से मून को आके चिपक जाना चाहिए अर्थ में, है ना। कि क्या खींचा खींची खेल रहे हो, चलो हम तुम्हारे ही साथ रहते हैं, नहीं तो दोनों का सम्मेलन हो जाना चाहिए, समझ गए। तो 2 वर्ड, सम्मेलन और मिलन, दोनों में क्या अंतर होता है, एक होता है सम्मेलन, है ना, दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों ग्रुपिंग का ही काम है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें 2 आदमी होता है। कभी सोचो 5 आदमी का मिलन हो रहा है, नहीं 5 आदमी का सम्मेलन होता है, 2 आदमी का मिलन होता है, समझ गए। तो मिलन किसके बीच में होता है, 2, किसके बीच में होता है, ग्रुप के बीच में, ठीक है भाई। चलिए, तो समझ में आया। तो इन सारा चीजों को भी हम लोग, जो तुम्हारे मन में संशय आ सकता है कि ऐसा जो है या इसमें तुमको नहीं मजा आ रहा है तो थोड़ा और बड़ा ले लो, सन ले लो, है ना। सन के कंपेरिजन में अर्थ कितना है, छोटू जैसा है बिल्कुल, भाई अर्थ को तो आके सन में भस्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोग ठीक ठाक हैं। तो ये सारा चीज जो है तुमको रीथिंक करने के लिए फोर्स करेगा कि क्या चीज है जो ठीक है। अगर आपकी बात मान लेते हैं कि दुनिया का सारा ऑब्जेक्ट जो है दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और निश्चित तौर पर जो बड़ा ऑब्जेक्ट उसका फोर्स ज्यादा होगा, हाँ भाई ये सही भी है, लेकिन क्या कारण है कि इसके बावजूद मून जो है वो अर्थ में आके चिपक नहीं रहा है, या हम ही लोग जो है बगल में ट्रक रेल ट्रेन ये सब जो रहता है इसमें जाके चिपक नहीं जाते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे।
तो इन सब चीजों को करना पड़ेगा क्या, रीथिंक, और समझना पड़ेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गया है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहीं कुछ मॉडिफिकेशन इंप्रूवमेंट तो नहीं चाहिए, ऐसा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, प्लैनेट्स अराउंड अर्थ शुड गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। क्यों भाई, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कह रहा है ना, ये तो कह रहा है। ठीक, तो इनके बीच में भी क्या है, क्योंकि अट्रैक्शन काम कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है क्या लाइफ में, कभी ऐसा देखे होते हुए कि ट्रक खड़ा, कोई आदमी छट से चिपक गया ट्रक में, या मून कभी आके चिपका हो अर्थ में? नहीं सर, कभी देखे थे चिपक गया था, बाद में अलग हो गया। अब ये हम लोग सोचते हैं ऐसा क्यों होता है ना, तो रीजन ढूंढना है इसका। क्या ढूंढना है, तो अगर तुम सोच सकते हो तो सोचो, नहीं सोच सकते हो तो फिजिक्स तो पहले से सोच के रखा है ना। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, बस तो इतना जो ज्ञान अभी हम लोग डिस्कस किए ना, ये सिर्फ इसीलिए किए, जैसे पहले हम लोग देखे थे ना स्काई डाइवर्स वगैरह या बॉटल वाला कहानी, वो सारा कहानी क्यों था, वो सारा कहानी इसलिए था ताकि तुम्हें समझ में आए कि आखिर ग्रेविटेशन क्यों जाने, है ना। जबकि इसके बिना कितना जीवन आनंद में चल रहा है, तो क्यों एक परेशानी और लाइफ में ऐड कर लें। तो ये सारा उसके लिए था। अभी जितना चीज हम लोग देखे ना, ये सारा फेनोमेनन तुमको दिखाने का रीजन ये था ताकि तुमको अब ये समझ में आए कि चलिए ठीक है, ग्रेविटेशन तो समझ में आया कि भाई चलिए ऐसा होता है तो ग्रेविटी की वजह से होता है। लेकिन अभी जो हम लोग प्रॉब्लम्स देखे ना, कौन कौन प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स अभी हम लोग देखे, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन है, लेकिन वो आपस में न चिपक रहा न कोलाइड कर रहा है ना। कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट्स है और उसके बीच में डिफरेंसेस है मास में, ट्रक है, बस है, और कोई आदमी है, उसके बीच में भी अगर काम कर रहा है तो वो क्यों नहीं चिपक रहा है। उसी तरह से हैवियर प्लैनेट जो है, हैवियर ऑब्जेक्ट्स जो है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो है, उनके बीच में भी अगर काम कर रहा है, लेकिन कहां दोनों चिपक रहा है एक दूसरे से, है ना। अगर वो अट्रैक्टेड हो रहा है तो उनको कोलाइड कर देना चाहिए। ये सारा जो प्रॉब्लम्स है, इनका सॉल्यूशंस कौन देगा हमको, इनका सॉल्यूशंस देगा हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और अपने इन सारे अज्ञानता से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है भाई, आज के वीडियो में इतना ही।